नमस्कार, मैं हूं शीतल रॉय। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हमारा विधायक कैसा हो। जैसा कि आप जानते हैं चुनावी माहौल है, ऐसे में हमारा विधायक कैसा हो, जनता से अगर हम सवाल करते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है मध्य प्रदेश के सिंहासन पर आने वाले विधानसभा चुनाव में। आने वाली जो विधानसभा चुनाव है उसमें भले ही मुखिया कोई होगा, लेकिन हमारा विधायक कैसा हो यह तो जनता ही तय करेगी। आज इसी प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उज्जैन उत्तर के विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता पारस जैन जी। स्वागत है सर आपका हमारे प्रोग्राम में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पारस जी की अगर बात करें तो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक सरोकार में हमेशा अग्रणी रहते हैं। स्वास्थ्य के प्रति इनकी सजगता और स्वास्थ्य के प्रति ये जो जागरूक अभियान चलाते हैं, जनता को ही अवेयरनेस करते हैं, जबकि ये स्वयं पर भी लागू करते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि नेता हमेशा सरकारी योजनाओं को लागू करने में समय बिताता है जनता के बीच, लेकिन ये जनता के साथ साथ अपने स्वास्थ्य और सेहत और युवा वर्ग को खेल के प्रति जागरूक करने में भी आगे हैं। सर, सबसे बड़ी बात अभी वर्तमान दौर में राजनीति और एक जो बहुत चलन है, चूंकि विधानसभा आने वाली है और ऐसे में पूरी राजनीति चर्चा जो मध्य प्रदेश में चल रही है, ऐसे में एक नेता का जनता के प्रति जुड़ाव, चूंकि आप इतने पुराने नेता हैं, जनता को अच्छे से समझते हैं और आपका जो हमेशा आप जनता से जुड़े मुद्दों को हमेशा उठाते रहे हैं, तो वर्तमान दौर की राजनीति को किस रूप में देखते हैं? देखो क्या है, जो भी राजनीति में जीवन में आता है और वो साफ सुथरी यदि राजनीति करता है तो उसके क्षेत्र में उसकी जनता भी पूरी तरह उसके साथ रहती है। मैं 6 बार का विधायक हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि 6 बार आप कैसे चुनाव जीते। चुनाव विकास का मुद्दा जरूर है, लेकिन विकास के साथ सीधा आपके क्षेत्र में मतदाताओं से सीधा संबंध होना चाहिए और उनकी समस्याओं का निराकरण, यदि वो आपके पास आते हैं, उनके लिए आप फोन लगा दें, उनकी समस्याओं का निराकरण कर दें, तो जनता आपसे हमेशा जुड़ी रहती। वर्तमान दौर में सर राजनीति या फिर किसी जातिवाद पर होती है, धर्म पर होती है। लोग जनता के वास्तविक जो मुद्दे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनकी राजनीति नहीं हो रही है। क्योंकि आप इतनी बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, शुरा सरकार में अहम विभागों के प्रभार भी आपका रहा है, मंत्री रहे हैं, बहुत सारी चीजों को जानते हैं, तो जो राजनीति जो सिमट गई है कुछ मुद्दों पर, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। देखो क्या है कि जिस प्रकार चुनाव हुए थे और जिसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस के जो विधायक थे वो टूट के भारतीय जनता पार्टी में शामिल आए और शामिल में एक पूरा का पूरा तख्ता आया था, तो उन लोगों को मंत्रिमंडल में लेना आवश्यक था। इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के संगठन ने, लोगों ने, कि जो मंत्री थे राजनीति के अंदर, और उन लोगों को रोकने का प्रयास किया। लेकिन जब भी ऐसी कोई समस्या आती है तो जो विश्वास पात्र भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं और भारतीय जो मंत्री रहते हैं उनको ही रोका जाता है। मुझे लगता है कि उस टाइम जितने भी मंत्रियों को रोका था उसका भी यही कारण था कि मध्य प्रदेश में वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, इसलिए उन्हें सरकार बनाई थी। और उस सरकार में आज काम करते करते 3.5 साल हो गए। उज्जैन की आप बात लेते हैं, यदि उज्जैन महाकाल बाबा में, उज्जैन की नगरी में शायद जितना विकास हुआ है, लोग पहले ऐसे कहते थे कि सिंहस्थ के बाद 12 साल के बाद फिर विकास होता है, लेकिन अब के ये साबित हुआ है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और केंद्र सरकार ने भी पैसा देकर स्मार्ट सिटी के अंदर जो उज्जैन में काम हुआ है, शायद मेरे ख्याल से अद्वितीय काम हुआ है और जनता भी इन कामों से बहुत खुश है। वाकई उज्जैन की अगर बात करें तो आज से 10 साल पहले का या 5 साल पहले का उज्जैन देखें और आज का उज्जैन जो देखते हैं तो वाकई लगता ही नहीं कहीं वहां की सड़कें और वहां की जो पारंपरिक गलियां हैं वो तो बड़ी स्मार्ट हो गई हैं। वहां के बाजार, वाकई काम तो हुआ है। दूसरी बात, अगर सर हम बात करें कि जब भी चुनाव आते हैं तो अगर हम पिछले चुनाव मुद्दों की बात करें तो पूरा चुनावी मुद्दा किसानों पर, किसानों की समस्या किसानों पर केंद्रित था। इस बार विधानसभा चुनाव आया है, अभी मुद्दे तो नहीं, लेकिन पूरा जो एक सियासत अभी से जो सियासी मुद्दे हैं तो पूरा आदिवासी पर केंद्रित हो गया है। तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, जहाँ आदिवासी क्षेत्र है और जहाँ आदिवासी क्षेत्र में हमारी सीटें कम है, तो वास्तविक में उन आदिवासी क्षेत्र में प्रयास करके उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए।
और सरकार की जो योजना है, कई जगह देखने में आता है कि उन योजनाओं का लाभ आदिवासी क्षेत्र में नहीं मिल पाता है। इसलिए अभी सक्रिय होकर ही राजनीति, जैसे आप देखेंगे अभी लाडली बहना योजना जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान लाए हैं, उससे एक किस्त डल गई, सेकंड किस्त डल गई, तो लोगों को विश्वास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो काम कहती है उसको करके दिखाती है। कांग्रेस के ऊपर वो विश्वास इसलिए नहीं है कि उन्होंने किसानों का 2000 का कर्जा माफ करने की बात की थी, तो आज दिन तक वो किसानों का कर्जा उन्होंने माफ नहीं किया। लाडली बहना के योजना के साथ साथ ही अभी आप देखें तो हवाई जहाज से भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा में भी लोगों का भेजने का काम किया है। इससे हम्म। आम जनता, गरीब जनता सदा भारतीय जनता पार्टी के प्रति ज्यादा जुड़ी है। सर, उज्जैन की अगर हम बात करें, चूंकि आपका उत्तर जो उज्जैन सीट है और आप उस क्षेत्र के विधायक हैं जहां कालों के काल महाकाल विराजमान है, पूरे देश दुनिया की सत्ता वहीं से चलती है। ऐसे में अगर हम कामों की बात करें, कार्यों की बात करें, तो आपका चूंकि कार्यकाल ये खत्म होने को है और कुछ ही समय बचा है इस कार्यकाल में, तो ऐसा कौन सा सपना है जो आप और करना चाह रहे थे महाकाल के दरबार में, क्षेत्र में, जो नहीं हो पाया? महाकाल का एक फेस का काम पूरा हो गया है, हम्म। दूसरे फेस के काम के लिए पैसा आ गया है, दूसरा फेस में कुछ रोड चौड़ीकरण होना है, और अब पहले एक गेट था, अब 3 गेट महाकाल के लिए जाने के हो जाएंगे। सबसे बड़ी जो मेरे को भी आवश्यकता लगती है, मेरा भी प्रयास ये है कि जैसे शिरडी के साईं बाबा और जहाँ वैष्णव देवी और यहाँ जहाँ स्थान है, वहाँ हम्म। कम से कम 1000 कमरे की धर्मशाला उज्जैन में बनना चाहिए। उसके लिए हम सतत लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ की जो बड़ी बड़ी होटलें हैं उसके कारण कई गरीब लोगों को धर्मशाला में ठहरने के पैसे कम लगेंगे, क्योंकि भोजनशाला तो निःशुल्क यहाँ चल रही है। जो भी आदमी आता है बाहर का उसको भोजन मिलता है, लेकिन ठहरने की व्यवस्था जैसे शिरडी के साईं बाबा में 100 रुपए लेते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कुछ समय लगेगा, क्योंकि जगह होना आवश्यक है, और जगह यदि मिलेगी तो हमारा जो 1000 का लक्ष्य में 27 लक्ष्य को और बढ़ाकर यहाँ पर हम धर्मशाला बनाकर, जो भी कोई दानदाता बड़ी बड़ी कंपनी के CSR फंड से भी लेंगे, और हम्म। CSR फंड से लेकर वो यदि धर्मशाला बनाकर होटल टाइप बनाकर नगर मतलब महाकाल समिति को दे देंगे, जो महाकाल समिति उसको चलाएगी। चलो, वाकई बहुत अच्छी बात है कि महाकाल के दरबार में लाखों लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। सर, ये जो आपने कहा कि बहुत कम शुल्क में लोगों को अच्छी सुविधा रहने को धर्मशाला में मिलेगी, ऐसे में बीच में जो महाकाल में दर्शन के लिए आप देखेंगे कि शुल्क, चूंकि आपने मुद्दा भी बीच में उठाया था ये कि महाकाल के दर्शन के लिए लोग आते हैं, उसमें कुछ शुल्क वसूला जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। सर, इस पे कैसे, कि वाकई दूर दूर से लोग आते हैं कुछ शुल्क से, तो हर कोई महाकाल के दर्शन करने वाला शुल्क देने से कि आस्था पे एक वो ठेस पहुंचती है, तो इसके बारे में सरकार से क्या आपकी कोई बात हुई थी ऐसा? देखो, अभी उसमें हमारी बातचीत हुई थी, और उज्जैन में हमने एक व्यवस्था लगाई है कि सुबह 10 बजे से हम्म। उज्जैन के जो लोकल है, जो आधार कार्ड लेके जाएंगे उनको पैसा नहीं लगेगा। लेकिन बाहर का यदि आदमी आता है, भीड़ बहुत रहती है, ऐसे आम हम्म। लोगों के दर्शन में, VIP दर्शन में उनको 250 रुपए देना पड़ते हैं, और भस्मा आरती जो होती है उसमें 200 लोगों को 200 रुपए देना पड़ते हैं। करीबन भस्मा आरती में 3000 लोगों को सुविधा मिलती है। जिसके बाद हमने यह व्यवस्था की है, जिसके बाद भी ज्यादा लोग आते हैं तो वो भस्मा आरती की चलित दर्शन कर सकते हैं। हम्म। और अभी रोज चलित उसके अंदर 50,000 से लोग चलित में दर्शन कर रहे हैं, जिसको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। जो पहले एक भस्म आरती के समय जो रोक दी जाती थी पब्लिक, अब वो जाके मतलब भस्म आरती करते चलित कर सकते जैसे हैं। एक नंदीगण है, नंदीगण में बैठने की व्यवस्था रहती है, उसके हम्म। पास बैरिकेड है, उसमें बैठने की व्यवस्था रहती है, और हम्म। आखिरी में जो जिन लोगों को जब फुल हो जाता है तो वो चलित करते हैं। अब मतलब भस्म आरती होती रहती है, लोग निकलते रहते हैं, जैसे दर्शन करते हैं, तो ऐसे 50,000 लोग रोज भस्म आरती के दर्शन का लाभ मिलता है। बहुत अच्छी बात है कि भस्म आरती एक सपना होता है, लोग दूर दूर से आते हैं और सबका संभव नहीं हो पाता है कि भस्म आरती में वो शामिल हो सके। अगर चलित व्यवस्था होती है, सब कोई इसका लाभ लेगा। इस सर, एक उज्जैन चूंकि हमेशा से रहा है कि स्मार्ट सिटी में जो गलियां हुई हैं उनको चौड़ी की गई है। उज्जैन शहर हो या, चूंकि हम उज्जैन की बात करते हैं, उज्जैन शहर में कुछ पारंपरिक कुछ गलियां हैं, छोटी गलियां हैं,
और कहते हैं उज्जैन की जो सुंदरता है, जो ऐतिहासिक जगह है, और उसकी जगह उन गलियों से है, सकरी गलियों से है। तो कई लोगों ने इसका विरोध भी किया था कि गलियों की जो चौड़ाई करके गलियों का इतिहास, जो संस्कृति को समेटे हुए है, वो ना बिगाड़ा जाए। तो इसके बारे में कहाँ समस्या आ रही है, या कितनी की गई है, कहाँ विरोध हुआ है, कैसे काम देखो करेंगे अभी आगे चलकर? अभी कुछ ऐसा विरोध नहीं है। हमारा पहले लक्ष्य था कमरी मार्ग से अंकपात तक का चौड़ीकरण। यदि हम्म। आपने उज्जैन में यदि आया हो और नया पूरा आपने देखा हो, तो वहाँ इतना छोटा रोड था कि जिसका जवाब नहीं। अब आदमी हम्म। अंगपात से घुस के सीधा कमरी मार्ग आएगा, कमरी मार्ग से होता हुआ पटनी बाजार आएगा, पटनी बाजार से आता हुआ यदि उसको इंदौर जाना तो इंदौर चले जाएगा, और वहीं से यदि मारेगा तो उसको यदि उधर बड़नगर रोड जाना है तो आगे पुल से बड़नगर रोड चले जाएगा, वहीं से यदि उसको मक्सी की तरफ तराने की तरफ जाना है तो वो उधर भी जा सकता है। तो ये जो हमने एक चौड़ीकरण का भी काम चल भी रहा है उसमें, और मकान सब टूट गए हैं। लोगों ने बहुत सहयोग किया है, क्योंकि वहाँ लोग मुआवजे की मांग कर रहे थे। तो मुआवजा न देते हुए हमने कहा कि वहाँ सरकार ने मध्य प्रदेश में मुआवजा देने की बात मना करी है, लेकिन एफएआर दे रहे हैं, जो एफएआर उनको मिल रहा है। लेकिन हम्म। ये बात भी निश्चित है कि महाकाल के आसपास के जो मकान तोड़े हैं उनको हम्म। मंदिर समिति ने उनको मुआवजा दिया है, क्योंकि वो मंदिर समिति के लिए आवश्यक थे इसका चौड़ीकरण करना। क्योंकि आने वाले भविष्य में कितनी जनता आएगी ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बात जरूर कि अगले शेष में 10 करोड़ से भी ऊपर जनता आएगी। अगले सिंहस्थ की ये यूं कहें कि तैयारियां अभी से हमने शुरू कर दी चालू हो है। गई। शुरू। एक अब बात आती है शिप्रा, मोक्षदायिनी शिप्रा माँ वहां पर है, और नदियों का जो एक पवित्र नदियों का जो केंद्र सरकार की योजना चल रही है, उसमें शिप्रा जी को काफी काम किए जा रहे हैं, क्योंकि नर्मदा से भी अब उनको लिंक किया गया है। तो उसमें अभी भी सर कोई कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि आज भी कुछ ऐसा जल है, दूषित जल, जो नदियों में शिप्रा में छोड़ा जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे भी तो वाकई जिस हिसाब से स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रॉपर नर्मदा और जो मिलाई गई है, तो प्रॉपर हो रहा है। लेकिन कहाँ कमी है कि आज भी शिप्रा, अगर हम रामघाट पे देखेंगे तो ग्रीन पानी है, गंदा पानी है, जबकि इतना सब काम हो रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करें। अभी आप पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में कहीं चले जाओ आप, जहाँ भी हम्म। बरसात हो रही है वहां मटमैला पानी मिलेगा, जो कि हम्म। ओवरफ्लो यदि हो जाता है तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। इसमें आपकी बात बहुत अच्छी है। मैं आपके माध्यम से बात पूरे अधिकारी तक और पूरे प्रदेश में पहुंचाना चाहता हूँ। ये पहुंचाना चाहता हूँ कि बरसात को समय को छोड़कर कोई भी नाला नदियों में नहीं मिलना चाहिए, इसके ड्रेनेज सिस्टम और सब डालें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई भी लापरवाही के कारण यदि वो ओवरफ्लो हो जाते हैं तो दिक्कत आती है। लेकिन इस पर प्रशासन को सावधानी रखना चाहिए। उनका एक दायित्व है कि जहाँ ऐसे 2-4 स्थान हो वहां देखिए कोई कचरा ना फंसे, और वो कभी भी गंदा पानी शिप्रा में नहीं मिलना चाहिए। शिप्रा का महत्व है। हमारे नर्मदा का पानी भी शेष में लाके हमने डाला था, और ये बात जरूर कि आने वाले इसमें केंद्र सरकार भी शिप्रा के लिए पैसा दिया है। मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की हमारी मंशा भी है कि शिप्रा मैया बहती हुई रहना चाहिए। लेकिन अभी आप जानते हैं कि बहती नहीं रहती है, रुक जाती है। इस कारण ये हम्म। थोड़ी समस्या आती है। बीच में जो शिप्रा किनारे हजारों मंदिर है, छोटे छोटे मंदिर हैं, रोज वहां पूजा अर्चना होती है, दुग्ध और दही और घी से, पंच तत्वों से वहां पर अभिषेक होता है। उसका कई जगह हमने देखा पानी भी उसको शिप्रा में जा रहा होता है। उसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? नहीं, मैं जहां तक आपकी बात से मैं ऐसा है कि जैसे सबसे ज्यादा तो अभिषेक होते हैं महाकाल में, है ना। हम्म। उसका महाकाल का ड्रेनेज सिस्टम अलग है। ये नदी पे जैसे ये बात जरूर है कि आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी शिप्रा में आए और कर्म कांड जो करते हैं उन लोगों को हम्म। न तो फूल डालना चाहिए और न कोई चीज डालना चाहिए। वहाँ अलग से एक स्टोर बना रखा है, यदि उसमें डालेंगे, आप यदि ये समझे कि आज यदि कोई ना आपने फूल डाला तो आप देखना कि दूसरे दिन वो बदबू मारने लग जाता है। हाँ जी। इसलिए जनता को भी जागरूक होना चाहिए, इन चीजों से बचना। लेकिन अपना पुराना जो है रीति रिवाज है कि उसको नदी में बहाना, अपना रीति रिवाज गंदा है करने की नदी परंपरा में है। कुएं में डालना। इन प्रथाओं से आज की जनता को बचना चाहिए। क्योंकि वाकई शिप्रा मोक्षदानी है, दूर दूर से लोग उसमें स्नान करते हैं, अपने मोक्ष की कामना करते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि घाटों पर ही देखेंगे कि इतने सारे बेलपत्र, फूल, इतना सब होता है। लेकिन वहां पर ही अभी देखो प्रशासन की तरफ से, निगम की तरफ से भी
सुरक्षा व्यवस्था का ऐसे कोई इंतजाम नहीं है कि ताकि वहाँ कोई ऐसा सिक्योरिटी गार्ड हो, चलो रोज नहीं है तो विशेष अवसर नहीं, पर वो हो। उसको नगर निगम ने ठेका दे रखा है। नगर निगम उसको साफ करवाती भी है। जब जब ये त्रिवेणी के नहान और ये सब नहान होते जो है अमावस्या के पूनम के, उसके एक दिन पहले पूरी व्यवस्था करती है। लेकिन अब इस टाइम पे पानी के टाइम पे आ जाए और रपट पे नहीं हम्म पानी होगा तो उसको कैसे साफ करेंगे? ये एक समस्या हम्म। तो है बरसात की। नहीं, दूसरी बात सब एक, हम चूंकि अब वाकई धर्म की बात है और बीजेपी की एक अपनी विचारधारा है। अब धर्म को लेकर जो राजनीति हावी हो रही है, चूंकि आप वाकई इतने वरिष्ठ नेता हैं और अपनी बात रखते हैं समय समय पर हमेशा। अभी जो उज्जैन में जो घटनाक्रम हुआ था, कई सोशल मीडिया में आप देखेंगे सब जस्टिस करते हैं, लेकिन जो बाबा की सवारी में जो घटनाक्रम हुआ है और उज्जैन का जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है, इसको किस, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, इस बार का जो घटनाक्रम वाकई एक हृदय को शर्मसार करता है। उसके बाद जो कार्रवाई की गई है उसको कहाँ तक क्या उचित समझते हैं? ये जो कार्रवाई कही है ये उचित कार्रवाई है। इससे पूरे मध्य प्रदेश में और उज्जैन में मैसेज जाएगा कि आने वाले भविष्य के अंदर कोई भी ऐसा प्रयास करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसका मकान टूट गया। वो सब नाबालिग बच्चे हैं जहां तक मेरी जानकारी के हिसाब से, लेकिन उनको इनका मतलब उनकी जमानतें भी नहीं हुई है। लेकिन ये सरकार का अच्छा निर्णय है कि इसके कारण जो भी, क्योंकि सवारी जो निकलती है वो उनके एरिया से भी निकलती है, ऐसा नहीं कि हिंदू एरिया से निकलती है। वहाँ मोमेडियन लोग भी रहते हैं। और मैं आपको आज बता रहा हूँ जितने लोग की मोमेडियन की होटलें बनी हुई है, जितना पैसा मोमेडियन भी कमा रहा है, उनमें से हम्म। यदि कोई भी आदमी ने ऐसी गलती करी और सरकार ने और प्रशासन ने उसका निर्णय लिया है तो मैं उस निर्णय की प्रशंसा करता हूँ। एक ये वाकई ये गंभीर बात है, आज थूका गया, कल के लिए कुछ कुछ वहां से ऊपर से फेंक ही दो तो इसमें से एक बहुत घटना ऐसी हो जाए, क्योंकि लाखों की भीड़ होती है और सुरक्षा व्यवस्था भी सर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है सारी चीजों पर। तो इस बार की सवारी के लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे और प्रशासन कितना सख्त रहेगा? देखो, प्रशासन तो पूरी तरह से जब सोमवार की सवारी आती है तो इतवार से अपनी व्यवस्था कर देती है। लेकिन ये बात भी रहती है कि आपने कभी देखा हो शेर जब बनता है और नहान के दिन लाखों लोग आते हैं, ये बाबा महाकाल का ही प्रसाद है, आशीर्वाद कि लोग आते और चले जाते हैं। मेरे देखते देखते जब से मैंने होश संभाला है, शेयर्स में 3 शेयर्स में दे चुका हूँ, एक भी हादसा नहीं हुआ। अभी जो महाकाल की सवारी भी जो निकलती है, इसमें महाकाल बाबा खुद अपनी जनता को दर्शन करने जाते हैं मोहल्ले में। ये कितनी बड़ी बात है। और सवारी जो प्रमुख मार्गों से जाती है सब लोग उसका स्वागत करते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि वास्तविक में ये महाकाल बाबा की देन है कि आराम से शांति से सब काम हो जाते हैं और निपट जाते हैं, कहीं भी कोई विवाद नहीं होता है। कांग्रेस का सर एक क्वेश्चन करूंगी। कांग्रेस अभी आरोप लगा रही है कि जो सीधी कांड पेशाब कांड हुआ था उसमें भी आरोपी का घर तोड़ दिया गया, ये उज्जैन कांड पे घर तोड़ दिया गया, तो बीजेपी जज की भूमिका में है, ना कोई न्याय ना कोई सुनवाई, सीधा सजा। तो ये क्या वाकई ये सही है? ये आप जो कह रहे हैं कि वास्तविक में वीडियो में देख रहे हैं, आपने भी कहा है वीडियो हम्म। चल रहा है, लोग उस पर थूक रहे हैं, और उसमें फिर क्या क्या सबूत चाहिए ये बताओ आप। और कांग्रेस को तो इस प्रकार के स्टेटमेंट देना ही नहीं चाहिए। ये चुनाव को देखते हुए एक संप्रदाय को खुश करने के लिए ऐसा करते हैं कि वो लोग हमको वोट दें। जिस दिन कांग्रेस को अल्पसंख्यक समाज समझ गया और जिस दिन अल्पसंख्यक समाज का वोट 20% खसक गया, उस दिन कांग्रेस की हालत मध्य प्रदेश में इतनी खराब होगी कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। लाडली बहना जो योजना है, पूरे प्रदेश की जो महिलाओं को 1,000 रुपए की राशि लाडली बहना की मिल रही है, आने वाले विधानसभा में कांग्रेस का आरोप है कि ये एक चुनावी हथकंडा है और चुनाव के बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में आपका पक्ष जानना चाहते हैं। आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, वो प्रधानमंत्री सड़क योजना लेके आए थे और प्रधानमंत्री सड़क योजना के साथ गांव से जोड़ने वाला काम किया था, यदि आपको ध्यान हो। और जिसके हम्म। बाद कांग्रेस की सरकार आई तो उन्हें बंद की। हमारी मध्य प्रदेश में सरकार आने के बाद कोई भी योजना जो लाडली योजना है, यहाँ तक कहा है मुख्यमंत्री ने कि 1,000 के बाद इसमें बढ़ाकर आखिरी तक 3,000 देने की भी बात करते हैं। घोषणा तो कांग्रेस कर रही है कि हम 1,000 के 1,500 देंगे। तो ये सब चीजें हैं, कुल मिला के अगर देखा जाए
तो लाडली बहना जो योजना है, बहनों के जो अपने मामा की सौगात है, तो आने वाले समय में बहनों के लिए एक स्वाभिमान की राशि साबित होगी। बिल्कुल होगी। मैं समझता हूँ कि हमारे आंकड़े के हिसाब से एक परिवार वाले ने, मैंने टीवी पे ही देखा था कि उसके परिवार में 7,000 रुपये मिल रहे हैं। मतलब 7,000 लोग बहना यदि है उनको मिल रहे, तो गरीब आदमी को इसका बहुत बड़ा, बहनें भी आर्थिक संपन्न होगी, किसी के पास पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सीधे उनके खाते में आने वाला, एक भी पैसा भ्रष्टाचार का नहीं लगेगा। ये पहली सरकार है कि यदि किसी को नौकरी लगना है तो योग्यता के आधार पर, आपका बच्चा यदि पढ़ा लिखा है और अच्छे नंबर से पास है तो उसकी नौकरी लगेगी। मेरा बच्चा यदि पढ़ा लिखा नहीं है तो नहीं मिलेगी। कोई यदि पैसे देके भी नौकरी नहीं लगा सकता है, ये मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार में साबित हुआ है। एक सर, अगर हम चुनाव की बात करें तो वाकई चुनाव में जब भी आता है, हमेशा वादे, सरकार कोई भी सरकार आती है वादे करती है, दोनों ही पार्टियां वादे करती हैं। अब अगर बेरोजगारी की हम बात करते हैं, बेरोजगारी पर हम बात करते हैं, लेकिन उसके लिए हमारी सरकारों ने क्या किया है? क्योंकि उज्जैन एक ऐसा क्षेत्र है जहां धार्मिक व्यवसाय ज्यादा है और बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जो बेरोजगार हैं, तो उसके लिए क्या किया गया है? आप जब कैबिनेट अभी मंत्री भी रहे हैं। बेरोजगार के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योजना भी लाए हैं। उज्जैन के अंदर मैं समझता हूँ कि जिसके पास भी साइकिल रिक्शा है वो 1,500 से 2,000 रुपये रोज कमा रहा है। और जितनी भी होटलें हैं वो सब भी कमा रहे हैं, होटलें में भी काम मिल रहा है। ये भी तो एक रोजगार है ना। हर आदमी चाहता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले। सरकारी नौकरी तो जब निकलेगी जब भी मिलेगी और योग्यता के आधार पर मिलेगी। बाकी प्राइवेट में भी आप देखो, मैं जब देखता हूँ टीवी पे और अखबारों में, 1-1, 2-2 करोड़ के पैकेज बड़ पड़े हुए लोगों को प्राइवेट कंपनियां दे रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वाकई बहुत अच्छी सटीक चर्चा हुई सर। आने वाले चुनाव को लेकर, देश को लेकर, सामाजिक मुद्दों को लेकर बहुत सारी आपके साथ चर्चा हुई और आपने नो डाउट बहुत अच्छा अपने राजनीति अनुभव के आधार पर, अपने कार्यों के आधार पर बहुत अच्छे जवाब भी दिए। क्योंकि चुनावी बहुत बहुत माहौल है। धन्यवाद आरोप, आपको भी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपको भी क्योंकि बहुत बहुत आरोप धन्यवाद। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, राजनीति पार्टियां देखो, आएंगी जाएंगी। राजनीति के अंदर जिसको भी टिकट मिले उसका विरोध नहीं और आरोप नहीं लगे तो जीत ही नहीं सकता। राजा वाकई राम राजनीति तपस्या पार्टियां करते आएंगी थे तो जाएंगी, हनुमान। लेकिन होगा वही जो प्रदेश की जनता चाहती है। आज के ओके, एपिसोड में बस धन्यवाद। इतना ही। देखते रहिए धन्यवाद। हमारा खास प्रोग्राम, हमारा विधायक धन्यवाद। कैसा हो।